हेलो स्टूडेंट, आप लोग के लिए खुशखबरी। नीट 2020 एग्ज़ाम डे अनाउंस बाई एमएचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो इंडिया के मिनिस्टर एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने टुडे 5 मई क्लियर किया कि नीट एग्ज़ाम डेट 26 जुलाई को कराया जाएगा। निशंक ऑफिशियली notified the new date on his web conference 5 May. As the initial reaction social media positive about the date, most students are requested as जुलाई, मतलब अधिकतर स्टूडेंट जुलाई में एग्ज़ाम कराने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट मोर देन 2 मंथ आर लेफ्ट, अभी 2 मंथ बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए। दस इस प्रकार स्टूडेंट हैव ए कंफर्टेबल time gap to prepare through, as now all studies have to majority self study only। तो ये अभी 2 मंथ बाकी है और स्टूडेंट ने अधिकतर स्टूडेंट ने काफ़ी स्टूडेंट ने जुलाई में एग्ज़ाम कराने के लिए कहा। तो इस पे ये अधिक टाइम गैप है। तो ये कौन, रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी सर ने ये 26 जुलाई को एग्ज़ाम कराने का संदेश दिया है। जैसे इनके ट्विटर अकाउंट पे ये सुना दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जितने पुस्तक हर प्रदेश तक पहुंचे। सीबीएसई के डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई और मुझे एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने भी अवगत कराया कि उन्होंने सब पुस्तकें सब प्रदेशों तक पहुंचा दी। जी, अतुल लखनऊ कक्षा 9 के छात्र में मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में क्रिकेट सीखने और स्टेशन से बाहर जाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने की योजना थी, लेकिन यहाँ मैं घर पर हूँ उदास। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अभिभावकगण से बात हुई उससे पहले हम लोगों ने सभी देश के कुलपतियों से, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति थी, उनसे भी लगभग 5 घंटे से सीधा संवाद किया था। आईआईटी के डायरेक्टर से संवाद किया था। तो लगभग हम लगातार संवाद भी करते जा रहे हैं और मेरे मन में आया कि क्योंकि आप भी ऐसी कठिनाई से होकर के गुजर रहे हैं और आप क्या हर व्यक्ति देश से पूरी दुनिया, आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया से गुजर रही है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया को कोरोना की इस सीमांत की चपेट में आना पड़ेगा और दुनिया के बड़े से बड़े देश, छोटा सा छोटा देश इस समय बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और हिंदुस्तान भी उससे छूटा नहीं है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए ऐसे निर्णय लिए जिससे कि आज 130 करोड़ लोगों का ये देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये देश के और इस कोरोना की महामारी के संकट का सामना करने में काफी कुछ सफल भी हुए हैं और इसमें आपकी बहुत सहभागिता है, विशेष करके मेरे छात्र छात्राओं की, अध्यापकों की, अभिभावकों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। क्योंकि इस देश में यदि मैं समझता हूँ कि 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हैं और अमेरिका की जनसंख्या से भी बढ़कर के 33 करोड़ से भी अधिक इस देश की छात्र छात्राएं हैं। तो स्वाभाविक ही है कि इतना बड़ा परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है ये शिक्षा का, और इसलिए छात्र छात्राओं ने जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ सहमित होकर के जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पूरे देश ने एकजुट होकर के और संगठित होकर के ये दिखाया है कि नहीं, देश पर, व्यक्ति पर, समाज पर कभी भी कोई संकट आएगा पूरा देश उस संकट से निपटने के लिए खड़ा है। और आपने बड़ी देश के सभी छात्र छात्राओं का इस दिशा में आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि न केवल आपने अपने को सुरक्षित रखा है बल्कि अपने पूरे परिवार को भी
इस महामारी से बचा करके रखा हुआ है। मैं आगे भी अनुरोध करूँगा कि आप इसी तरीके से, क्योंकि कुछ समय का संकट है, ये परेशानी कुछ दिनों की परेशानी है। यदि इस परेशानी का हमने ठीक से मुकाबला कर लिया तो जीवन बचेगा और राष्ट्र फिर प्रगति के शिखर को चूमेगा। और इसलिए ये चुनौती हम सबके सामने कि जिस तरीके से योद्धा के रूप में आदि चुनौती को मुकाबला कर रहे हैं, और वो योद्धा जो प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, तमाम लोग, स्वयंसेवी संगठन हो, जो पूरी योद्धा की तरह करने के लिए जुटे हुए रात दिन एक कर रहे हैं, उनका भी हम समय समय पर अभिनंदन करें। ये भी मेरा आपसे अनुरोध है और मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में सक्रिय भी होंगे, सजग भी होंगे और आप उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मैं आपकी कठिनाइयों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने पिछली बार सभी अध्यापक गण से, अभिभावक गण से मैंने अनुरोध किया था कि वो आपकी मदद करे कि आप घर पर मुक्त तरीके से रह सके, ज्यादा तनाव से होकर न गुजरे। और हमने कोशिश की कि ऐसे वातावरण में जहां आपको लगेगा कि अब समय बढ़ रहा है तो हमको कुछ न कुछ करने को चाहिए, तो हमने कुछ ऑनलाइन यथासंभव कोशिश की कि हम आपको ऑनलाइन कुछ पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकें। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं सीधे आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप पूरे देश के बारे में जुड़ी हैं। मुझे बताया गया कि जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि अभिभावक गण भी हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे अध्यापक गण भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यदि सवाल शुरू करूं, आपके सवालों का जवाब देना या आपके कुछ सुझाव, तो मैं शुरू करता हूं, क्योंकि अभी मेरे सामने शुभम जो नई दिल्ली से ही है। शुभम ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान होने वाली शैक्षणिक हानि से निपटने के लिए सरकार सीबीएसई की क्या तैयारियां हैं और क्या उनकी योजना बढ़ोतरी करे। शुभम, जो आपको मालूम है कि सीबीएसई की ने जो निर्णय लिया था, वो सीबीएसई में ये निर्णय लिया गया था कि जो 1 से लेकर के और 8 तक इनको पदोन्नत कर दिया जाएगा, और साथ में जो 9वीं है और 11वीं की कक्षा है उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको भी पदोन्नति दी जाएगी दूसरी कक्षा में उनको के आधार पर। और जहां तक पेपर्स बच गए थे उनकी, और इंटर के जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो जब स्थिति सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं कर दी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने कहा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरे को 9वीं में और 10वीं में और 11वीं में और 12वीं में आपके स्वाभाविक की है आपकी जिज्ञासा। तो मैं ये समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिया वो सब आपके सामने है, और जहाँ ये जो परीक्षाओं की कॉपियां हैं उनको भी उनकी जांच का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। सीबीएसई उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। भव्या, जी भव्या बताइए क्या कह रही हैं आप? मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, और मेरे पास अध्ययन सामग्री नहीं है और कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। भव्या, आप 11वीं कक्षा की मध्य प्रदेश की छात्रा हैं और आप कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा की क्या तैयारी करनी है और आपके पास भी कक्षा की आप छात्र हैं। मुझे भरोसा है कि 11वीं की आप छात्र हैं, तो आपका परीक्षा परिणाम आपके पास आ गया होगा, जरूर आप पास हो गए होंगे, मेरी आपको शुभकामना। लेकिन आप कह रही हैं कि आपके पास सामग्री नहीं है। आपको तो सब मालूम है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर आपको पर्याप्त सामग्री मिल रही है, और यदि मैं कहूंगा कि दीक्षा पर 80,000 से भी और भी सवाल ऐसे आए हैं
मैं उन सभी के सवालों का भी और जिनके मन में ऐसे प्रश्न होंगे कि किस तरीके से है और कहाँ से सामग्री हमको मिले, तो मैं स्कूली शिक्षा के लिए विशेष करके कहना चाहता हूँ कि दीक्षा पोर्टल पर हमारे पास 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री है और वो कई भाषाओं में भी है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अभिभावक कर सकते हैं, अध्यापकगण कर सकते हैं और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो जहाँ दीक्षा पोर्टल हमारा बहुत एक्टिव है और विभिन्न राज्यों ने उस पोर्टल पर अपनी भी सामग्री डाली है उस दीक्षा पोर्टल पर। वही ई पाठशाला जो हमारे एनसीईआरटी ने बनाया है, ई पाठशाला है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और बहुत आकर्षक पाठ्यक्रम है, कई भाषाओं में है। और यदि मैं ई पाठशाला की आपको बात करूं तो वो 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री उसमें है, जिसमें वीडियो 2000 तो उसमें वीडियो है, 1886 उसपे ऑडियो है और ई बुक 996 से भी अधिक उसमें ई बुक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो के अलावा यदि मैं आपको ये कहूँ कि मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार जो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप देखेंगे तो 14,000 से भी अधिक तो उसमें फाइलें हैं और उन 14,000 फाइलों में 401 तो संग्रह है, दस्तावेज 2,780 दस्तावेज हैं, 6,000 से भी अधिक वीडियो हैं, 1,500 से भी अधिक उसपे ऑडियो हैं और 2,500 से भी अधिक उसमें खूबसूरत तमाम प्रकार के चित्र हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो संवादात्मक जो शैली में है उसके भी टुकड़े हैं, 1,500 से भी वो अधिक टुकड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आपके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है। आइए जाओ आप उस पोर्टल पर जाकर के अपने प्रकार की सामग्री को आप कर सकते हैं और आपको पूरी मदद मिलेगी। जी विकास जी, विकास उत्तराखंड से हैं और विकास जी, मैं अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। कृपया हमें बताएं कि कॉलेज कब खुलेंगे, कक्षाएं कब प्रारंभ होंगी। आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में हैं और आपको कल परसों में जो हमने शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उच्च शिक्षा का, ऐसे बहुत सारे मेरे युवाओं के होंगे जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया उसमें विशेष करके ये कहा है कि हम जुलाई से, क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखें तो हम 1 जुलाई से अब वो परीक्षाएं करेंगे और 1 जुलाई से वो परीक्षाएं हो करके और अगले अगस्त से नया सत्र शुरू कर देंगे और जुलाई लास्ट तक कोशिश ये करेंगे कि उन सभी प्रश्न पत्रों का, सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हो। साथ में ये भी कहा है सारे देश के, चाहे हमारे कुलपतिगण हैं, सभी महाविद्यालय और सभी शिक्षा विभाग, उनसे ये अनुरोध किया है कि वो ये भी देखें कि किस स्थान पर क्या परिस्थितियां हैं। यदि ये लगता है कि जुलाई में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं, तो उनके लिए विशेष प्राविधान हमने किया है और उसके लिए विशेष प्राविधान ये किया है, जो रेड जोन से उबर नहीं पाएंगे उनके लिए जो सेमेस्टर सिस्टम पहले वर्ष का हो उसका मूल्यांकन करके उसको उत्तीर्ण करेंगे। जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष का होगा, फाइनल परीक्षा तो हम परीक्षा करेंगे, लेकिन उसके 20 के जो भी सेमेस्टर होंगे उसमें उस वर्ष का 50% का त्रिमूल्यांकन प्लस उससे पहले की जो क्लास में उसके जितने अंक आए उसका औसत मूल्यांकन करके उसको हम पदोन्नति देंगे और अंत में हम लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे, उसको उसका रिजल्ट घोषित करेंगे और अलग से हर विश्वविद्यालय यूजीसी ने एक टास्क फोर्स कोविड-19 टास्क फोर्स बनाया है
और उसके तहत हर विश्वविद्यालय को कहा है कि वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करे जहां सब छात्रों की किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो समस्या उस पर जाए और उसका तत्काल वो समाधान करे। तो मैं समझता हूँ आपको आप सहित तो सारे जितने भी मेरे उच्च शिक्षा के छात्र छात्रा हैं उनको ये कैलेंडर और जितना भी है तो आप यूजीसी की साइट पर जाकर के वो सब सूचना। अश्वनी जी, अश्वनी जी उत्तर प्रदेश फरुखाबाद से। जी अश्वनी जी, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाले कई विद्यार्थियों को लॉकडाउन के कारण होने वाले नेटवर्क की परेशानी है और अधिकांश छात्र छात्र की सामग्री छूट गई है और उनके लिए उपाय बताएं। आपकी दो समस्या आपने कहा कि विद्यार्थियों को जो लॉकडाउन करने के कारण और नेटवर्क की परेशानी है और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि उनका छात्रावास में किसी पठन सामग्री जब आप गए होंगे तो जो अपना पाठ्यक्रम तो साथ लेकर के गए ही होंगे और नहीं तो अब सब दुकानें भी खुल गई हैं और आप जरूर उन किताबों को ले लीजिए। जहाँ तक नेटवर्क की आपकी बात सही है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में कई बार नेटवर्क नहीं आ पाता है, थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन उसके लिए तो आपको मालूम है हम लोगों ने कई प्रकार के विकल्प दिए हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। दीक्षा और जो स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा दीक्षा के साथ साथ तो अन्य चीजें हैं वही हम लोगों ने कोशिश की कि स्वयं स्वयं प्रभा। आपको तो मालूम है कि स्वयं और स्वयं प्रभा स्वयं पर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों पाठ्यक्रम हैं और स्कूली शिक्षा के भी उसमें पाठ्यक्रम है, उच्च शिक्षा की तकनीकी शिक्षा की और जो स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा के हमारे 32 चैनल है, टीवी चैनल जो 24 घंटे डीटीएच पर है ये चैनल और दूरदर्शन पर आपको दिखाई देगा। यदि आपको नेट की समस्या है तो वो आपको दूरदर्शन पर दिखाई देंगे, डिश टीवी पर होंगे, टाटा स्काई पर होंगे, एयरटेल टीवी पर होंगे। तो आपको कई प्रकार के विकल्प दिए हैं। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो टेलीविजन तो होगा, तो टेलीविजन यदि है तो आप अपने 24 घंटे आप ये जो चैनल अलग अलग करते हैं जिनमें तमाम पाठ्यक्रम दिए हैं, बोर्ड ने अपने दिए हैं, जिसमें एनसीईआरटी ने तमाम अपने पाठ्यक्रमों को डाला है, तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी शुभकामना है कि आप उसका पूरा उपयोग करेंगे। जी जम्मू से तनिषा शर्मा। जी तनिषा, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी भूगोल की परीक्षा अभी नहीं हुई है। हर पल 24 घंटे घर पर साथ रहने वाली मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। मैं पहले से 4 बार उसको पढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। तनिषा के यदि माता पिता मुझे सुन रहे होंगे तो प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ कि तनिषा को बहुत दबाव न दे और तनिषा तुमने 3-4 बार पढ़ लिया तो और चीजों को पढ़ो, तो मैं भरोसा है कि एक विषय आपका रह गया उसको तुम अच्छी तरीके से कर लोगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो बार बार कहते होंगे बैठो, तो उनको ये कही कि एक ही विषय में मैं और विषयों को भी पढ़ूंगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी कहा कि ऑनलाइन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रकार की और भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप तनाव में मत रहिए और चिड़चिड़ाहट भी मत करिए और आपके जरूर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको निवेदन भी कर दिया है और आपकी पूरी मदद करेंगे। और भी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस समय मेरे छात्र छात्राओं का मदद करिए, आप सहयोग दीजिए, उनका मानसिक बल बढ़ा करके रखिए, उनको ताकत दीजिए, उनके साथ मस्ती के साथ भी उनको रहने दीजिए।
क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करनी ही करनी है, लेकिन तो भी हमने विकल्प में कुछ कोर्स कम करके ये कहा है कि वो पढ़ाई कर लें, और इसीलिए ऑनलाइन आपको भी कठिनाई हो रही होगी जो नीचे स्कूली शिक्षा में नीचे की विभाग का मुझे मालूम है। मैं लगातार आप लोगों से सबसे संवाद पर भी बना रहता हूँ और सूचनाएं भी लेता रहता हूँ। थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन उस पाठ्यक्रम को भी हमने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि आप ही की शिकायत थी कि बच्चा दिन भर में क्या करेगा, परेशान हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो पढ़ने के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो समय भी खराब ना हो, और हमारे जो छात्र छात्रा है उसका वो बहुत प्रखर है, वो बहुत मेहनती है, और उसको हम कैसे करके पाठ्यक्रम दे सकते हैं ये हम लोगों ने कोशिश की। तो प्लीज आप थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखिए, और मुझे भरोसा है कि आप जरूर ध्यान रख हमारे सभी छात्र छात्राओं का, अपने बच्चों का। जी, दत्तात्रेय देशमुख जी, पुणे, महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं कि नवोदय विद्यालयों के प्रवासी विद्यार्थियों को उनके संबंधित राज्यों और घरों में भेजने के लिए है, जबकि वे केवल 9वीं कक्षा के छात्र हैं जो प्रवास के कारण यहाँ हैं, वो आपसे सहायता की उम्मीद करते हैं। दत्तात्रेय, आपको मालूम है, बात सही है कि हमारे जो नवोदय विद्यालय के जो छात्र और छात्राएं हैं, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से जो 20% अतिरिक्त प्रदेशों के उसमें हॉस्टल में रहती हैं छात्र छात्राएं, क्योंकि ये एक देश है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और एक दूसरे की संस्कृति के निकट आने के लिए और देश को जानने के लिए भी ऐसे छात्र हैं। मुझे बहुत गौरव होता है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में बहुत अच्छे छात्र बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो आपका जो कहना है उसमें काफी कुछ छात्र अपने घर के छात्र थे, उनको सुरक्षा की दृष्टि से और वो परेशान न हो इसलिए वो हॉस्टल में रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लगातार उनकी चिंता भी करते रहे। लेकिन यदि आप जहाँ भी हैं, अभी जल्दी ये व्यवस्था हो गई, लगभग 80% करीब छात्र, उससे भी ज्यादा सभी अपने घरों पर पहुंच गए, अपने अपने प्रदेशों पर पहुंच गए। जो कुछ छात्र हैं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है, आप बिल्कुल परेशान न हो। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुन रहे हैं, हमारे सभी डायरेक्टर, सारे प्रिंसिपल, सब लोग जुटे हुए हैं। मैं भी जुटा हुआ हूँ आपके लिए। मेरे राज्य मंत्री जो संजय जी हैं, वो आपकी अतिरिक्त मदद करते रहते हैं, कि रोज चिंता करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले आपके प्रिंसिपल को बात करते हैं, हॉस्टल में क्या हो रहा है, बच्चे सब ठीक है कि नहीं, खुश है कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा नहीं, आपकी खूब चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री जी लगातार मुझसे पूछते रहते हैं सब बच्चे ठीक हैं, आपको तो मालूम है प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता करते हैं आप लोग, और इससे आप के मन में नहीं आती, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। रवि, NIT आंध्र प्रदेश। जी रवि, आपने बताया था कि शैक्षणिक वर्ष 20 और 21 के लिए IITS और IITS फीस में, IIT और NIT, अच्छा, फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या NITS पर ये लागू है? नहीं रवि, NIT और IIT को हम लोग कोशिश की। आपको तो मालूम है कि हमारे IIT बिल्कुल अपने में समर्थ संस्थाएं हैं और स्वायत्तता युक्त हैं, तो उनका अलग बोर्ड होता है, वो अपने अपने निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय लेने का उनको पूरा अधिकार है। तो भी हमने सभी NIT को और सभी IIT को ये कहा है कि ये जो महामारी है, इस महामारी के चलते वो ये कोशिश करें, हर हाल में कोशिश करें कि जो प्रति वर्ष वो फीस को बढ़ाते हैं, वो फीस न बढ़ाए।
IIT परिषद के अध्यक्ष जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं राधाकृष्णन जी, उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि एक बार सभी निदेशक गण से वो बातचीत भी करें और मेरा आग्रह उन तक पहुंचाएं कि ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया ऐसे भीषण तम समय से गुजर रही है और पूरा देश प्रभावित है, मेरा अभिभावक प्रभावित है, मेरा छात्र प्रभावित है, आम आदमी उससे प्रभावित है, तो ऐसे वक्त में इस वर्ष जो वो प्रतिवर्ष फीस की बढ़ोतरी करते हैं, तो मैंने कहा था कि इस वर्ष ये बढ़ोतरी तो मुझे होगी और ये कोशिश करें कि वो जो हर वर्ष फीस को बढ़ाते हैं उस फीस को इस सत्र में न बढ़ाएं। मुझे भरोसा है कि जो आपने पूछा है रवि, आपकी भावना का सम्मान होगा। जी, अंतरराष्ट्रीय छात्र यूएई से पंकज कवातरा जी, पंकज 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं यूएई में पढ़ता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सीबीएसई अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कम करने वाला है, क्योंकि भारत में अन्य देशों की तरह संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन सितंबर तक है। इससे शिक्षकों के लिए और साथ ही छात्रों के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अंश पूरा करना बहुत कठिन है। यूएई से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे सीबीएसई के पूरी दुनिया में लगभग 25 देशों के हजारों विद्यालय हैं देशों में, और एक बात एक उत्सुकता का भी और एक गरिमा का बोर्ड है, और उसी बोर्ड से आप भी वहाँ पर यूएई में पढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मुझे कि सीबीएसई ने जो निर्णय लिए हैं, सीबीएसई बोर्ड है हमारे, वो निर्णयों को आप अवगत हो गए। लेकिन हाँ, आपने कहा है कि सितंबर तक वहाँ पर लॉकडाउन हो गया है और अब कैसे करके वो करेंगे। हम लोग एक कोशिश करेंगे एक बार सीबीएसई बोर्ड के साथ बैठ करके दुनिया में तमाम जो हमारे विद्यालय हैं सीबीएसई बोर्ड के और लेकिन आपको तो मालूम है कि हम लगातार ये जो पाठ्यक्रम है हमारे अध्यापक को रेगुलर पढ़ा रहे हैं, और जो भी पाठ्यक्रम रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप आपके अध्यापकगण भी मुझको जरूर सुन रहे होंगे, और सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन भी सुन रहे होंगे, और मेरे सभी अधिकारी भी मेरे साथियों के जुड़े हैं, वो भी मेरे को यहाँ पर सुन रहे होंगे। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो आपकी भावनाएं हैं उसका सम्मान करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस बारे में जो मेरे विदेशों में सीबीएसई बोर्ड की उनके बारे में, उन अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं, उन अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियों में क्या निर्णय लिया जा सकता है, उस देश के राजदूत के साथ बात करके, वहाँ के शिक्षा मंत्री के साथ में स्वयं बात करके वो क्या हम कर सकते हैं। यूएई के शिक्षा मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले मुझे दूरभाष पर चर्चा हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमको कुछ मदद चाहिए, ऑनलाइन मदद चाहिए, जिसमें हमने उनको कहा कि स्वयं प्रभा है, तमाम प्लेटफॉर्म में आकर वो अपने देश के लिए, अपने छात्रों के लिए उसको उपयोग काफी उनसे बातचीत हुई। लेकिन जो आप कह रहे हैं केवल यूएई नहीं है, बल्कि और भी देश हैं, उनके साथ में मिलकर के इसका समाधान करेंगे। मेरी शुभकामना, आप सुरक्षित रहें। जी, तनिषी यादव, तनिषी क्या कहना है? मुझे एनसीईआरटी की किताब नहीं मिल रही है, हमने गृह मंत्रालय से आग्रह, आपको एनसीईआरटी की किताब क्यों नहीं मिल रही है? किताबें तो सब जगह पहुंच रही हैं। और मैं एक बार क्योंकि गृह मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था, और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने तत्काल निर्णय लिया और कहा कि नहीं, मेरी छात्र छात्राओं को सबसे पहले पुस्तकें मिलनी चाहिए, और हम लोगों ने जो
पुस्तकों की दुकानें थी, उसके खोलने के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाकायदा निर्देश जारी किए गृह मंत्रालय से। और जितनी मेरे को जानकारी है कि सभी जगह ये किताबें उपलब्ध हो रही है, मिल रही है, लेकिन हाँ, सामाजिक दूरी ये बहुत अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और आप जाइए, यदि नहीं होगा तो आप बताइए कि आपको कहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो हम फिर उस जिले के जिला अधिकारी से बात करेंगे, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। और जब कोई ऐसी समस्या आ रही होगी तो आप प्लीज बताइए। और मंत्रालय के भी आप साइट पर कर सकते हैं, मेरे ट्विटर पर भी आप सूचना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की सभी पुस्तकें, एनसीईआरटी की जितने पुस्तक हर प्रदेश तक पहुंच गए। सीबीएसई के डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई और मुझे एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने भी अवगत कराया कि उन्होंने सब पुस्तकें सब प्रदेशों तक पहुंचा दी। जी अतुल लखनऊ कक्षा 9 के छात्र में मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में क्रिकेट सीखने और स्टेशन से बाहर जाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने की योजना थी, लेकिन यहाँ मैं घर पर हूँ, उदास महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल उदास मत होइए। भाई, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, कितना बड़ा परिवार है, तो अड़ोस पड़ोस में सबसे बात करते रहिए ना। और ये तो कैसा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, इतना अच्छा अवसर है ये। आप पुरानी कहानियों को सुनिए, आप अपनी डायरी जरूर लिख रहे होंगे। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि ये 100 साल के बाद इतना बड़ा संकट आया है। 1918 में पहली बार हुआ था जब सारा विश्व ऐसे महामारी को झेला था। और जहाँ तक मेरी जान नीट 2020 एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? इसको एनटीए विल कंडक्ट नीट यूजी। एक एनटीए कराती है नीट यूजी को, ऑफलाइन कराती है, पेन एंड पेपर यूज करते हैं और पेपर में ही बैक साइड में पीछे रफ पेज दिया होता है, वहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। और एक सिंगल डे होता है और सिंगल शिफ्ट में होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होती है 3 आवर्स 3 घंटे की होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क विल बी एज फॉलो। सब्जेक्ट जो होता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, टोटल होता है। नीट के थ्रू, नीट मेडिकल के थ्रू हम लोग एमबीबीएस में सिलेक्शन लेते हैं। एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस। तो सब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं 180 मार्क के, और केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन 180 मार्क का। बायोलॉजी भी 90 क्वेश्चन आते हैं और 360 मार्क होता है। टोटल 720 मार्क होता है और टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। मार्किंग स्कीम जो होती है, एक करेक्ट होने पे 4 मार्क मिलते हैं और एक रॉन्ग होने पे एक निगेटिव मार्किंग हो जाती है। आफ्टर द आंसर की चैलेंज एनटीए फाइंड दैट क्वेश्चन हैज़ मोर देन 1 करेक्ट आंसर देन +4 प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ यदि एनटीए ड्रॉप्स क्वेश्चन दैट ऑल कैंडिडेट कलेक्ट्स +4 और नो आंसर सेलेक्ट 0। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसका कोई आंसर नहीं देते हैं, तो उसका ना ही माइनस होगा ना ही प्लस होगा, उसके 0 मार्क मिलते हैं। व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ नीट 2020 क्वेश्चन पेपर? 2020 में नीट का जो पेपर क्वेश्चन होगा उसका लैंग्वेज जो होगा, ऑल सेंटर पे इंग्लिश प्रोवाइड किए जाएंगे सभी पेपर में, और हिंदी, उर्दू। इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश हर एक राज्य में रहेगा, हर एक जगह। असम में भी असमी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। वेस्ट बंगाल में त्रिपुरा रहेगा, बंगाली और इंग्लिश रहेगा। गुजरात में ये सब रहेंगे, इंग्लिश ज़रूर रहेगा, इंग्लिश हर जगह रहेंगे। हम लोग के यहाँ इंग्लिश और हिंदी रहती है। नीट 2020 एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है? नीट 2020 रिवाइज सिलेबस नोटिस IES फेक इन दिस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एनटीए पब्लिश्ड। ये नोटिस इसमें इसके थ्रू कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस
मोर एंड बेस्ट करें क्वेश्चन। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है नीट्स एग्जाम सिलेबस इज कंप्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टॉपिक टफ इन क्लास 11th and 12th इन इंडियन एजुकेशन बोर्ड सच एज CBSE NCERT बुक। टोटल NCERT 60 to 70 क्वेश्चन किससे नीट में NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।